हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जावा लैंग्वेज के अंदर किसी नंबर को रिवर्स करने का प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है। तो पहले मैं आपको समराइज कर देता हूं कि हम आज के वीडियो में क्या क्या करने वाले हैं। हम सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट समझेंगे, एक नंबर लेंगे और उस नंबर को हम समझेंगे कि रिवर्स कैसे करते हैं। फिर हम देखेंगे उसका लॉजिक कैसे बिल्ड किया जाता है। उसके बाद मैं आपको बोर्ड पर प्रोग्राम बना करके दिखाऊंगा और फिर मैं फाइनली आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा अपने लैपटॉप में कि वो प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है ब्लूजे में और उसे कैसे रन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले एग्जांपल से। सबसे पहले हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम है सपोज n और उसकी मैं वैल्यू ले लेता हूं सपोज 123। तो अगर मेरा नंबर 123 है और मैं इसे रिवर्स करना चाहूं तो रिवर्स करने के बाद ये जो नंबर है ये हो जाएगा 321, है ना। तो अगर मुझे कभी भी किसी नंबर को रिवर्स करना होता है तो रिवर्स करने के लॉजिक में हम 3 स्टेप्स परफॉर्म करते हैं। सबसे पहली जो स्टेप होती है वो होती है किसी भी नंबर की, जिस भी नंबर को हम रिवर्स करने जा रहे हैं उसकी लास्ट डिजिट क्या है। तो सबसे पहली स्टेप होगी लास्ट डिजिट को आइडेंटिफाई करना, यानी कि इस एग्जांपल में जैसे 123 में लास्ट डिजिट जो है वो है 3। सेकेंड स्टेप जो होगी वो होगी उस डिजिट को आइडेंटिफाई करने के बाद उसे एक दूसरे नंबर में या एक दूसरे वेरिएबल में स्टोर करना जिसके अंदर हम नंबर को रिवर्स करके स्टोर करेंगे। यानी कि ये जो 3 डिजिट है इसे आइडेंटिफाई करने के बाद हम इसे एक दूसरे वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे। फॉर एग्जांपल हमने उसका नाम ले लिया r, ठीक है। 2 स्टेप होने के बाद जो लास्ट स्टेप होगी उसके अंदर ये जो डिजिट हमने आइडेंटिफाई की थी और उसे दूसरे नंबर में स्टोर किया था उसे हम ओरिजिनल नंबर में से रिमूव कर देंगे, ठीक है। यानी कि 3 को जब ये स्टोर हो जाएगा दूसरे नंबर में उसके बाद हम इसे यहां से रिमूव कर देंगे। और यही 3 स्टेप्स हम लोग रिपीटेटिवली तब तक करते रहेंगे जब तक ये नंबर यानी ओरिजिनल नंबर हमारा जो है वो 0 ना हो जाए, ठीक है। जैसे ही ओरिजिनल नंबर 0 हो जाएगा उसका रिवर्स जाकर के दूसरे नंबर में स्टोर हो जाएगा। अब क्योंकि हमें ये स्टेप्स रिपीटेटिवली करने हैं तो हमें एक लूप का यूज करना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले हम ये तीनों स्टेप्स इंडिविजुअली समझते हैं, फिर देखते हैं इन तीनों स्टेप्स को हम लोग एक लूप के अंदर कैसे एडजस्ट करेंगे। तो देखिए, अगर मुझे सबसे पहला स्टेप करना है यानी अगर मुझे किसी नंबर में से उसकी लास्ट डिजिट को आइडेंटिफाई करना है तो उसका सिंपल लॉजिक होता है मुझे उस नंबर को 10 से डिवाइड करना होता है। यानी कि अगर मैं किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करूं और उसका रिमाइंडर आइडेंटिफाई करूं कि उसका रिमाइंडर क्या है, तो जब भी मैं किसी नंबर को 10 से डिवाइड करता हूं और उसका रिमाइंडर निकालता हूं तो वो लॉजिक मुझे क्या करता है उस नंबर का लास्ट डिजिट, उस नंबर की जो भी लास्ट डिजिट है वो आइडेंटिफाई करके देता है। जैसे कि अगर मैं 123 को 10 से डिवाइड करूंगा तो ये 1 टाइम डिवाइड होगा, बचेगा 23, फिर सेकेंड टाइम डिवाइड कर दूंगा तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा 3। तो अगर मैं रिमाइंडर निकालूं तो मुझे लास्ट डिजिट मिल जाएगी। और रिमाइंडर निकालने के लिए हमारे पास प्रोग्रामिंग में एक ऑपरेटर होता है जिसको बोलते हैं मॉडुलस ऑपरेटर। हमारे पास डिवाइड करने के 2 ऑपरेटर हैं टोटल जावा में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, एक है डिवाइड ऑपरेटर और एक है रिमाइंडर ऑपरेटर या मॉडुलस ऑपरेटर। तो जो मॉडुलस ऑपरेटर होता है वो रिमाइंडर रिटर्न करता है और जो नॉर्मल डिवाइड ऑपरेटर होता है वो क्वोशिएंट रिटर्न करता है ना। तो कैसे होगा, हम इसके लिए स्टेप लिखते हैं। सपोज मुझे रिमाइंडर निकालना था तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया रिमाइंडर नाम का, ठीक है, और उसके अंदर मैंने रिमाइंडर निकाला कि जो मेरा नंबर n है उसको मैंने 10 से डिवाइड किया और क्या निकाला, रिमाइंडर निकाला, मॉडुलस ऑपरेटर लगाया। अगर मैं मॉडुलस ऑपरेटर लगा रहा हूं तो ये मुझे क्या करेगा, रिमाइंडर रिटर्न करके देगा, यानी पहले स्टेप है मुझे 3 निकाल करके दे देगा। उसके बाद सेकंड स्टेप जो हमारी है वो स्टेप जैसे मैंने बताया, डिजिट हमने आइडेंटिफाई कर ली, डिजिट हमें मिल गई 3। अब इसे हमें क्या करना है, दूसरे नंबर में स्टोर करना है। तो उसका जो कैलकुलेशन होता है वो होता है, सपोज मैंने लिखा r इज इक्वल टू r इंटू 10 प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब ये जो इंटू 10 है इसका जो एक्चुअल यूज है वो आपको सेकंड स्टेप में समझ में आएगा, भी मैं एक एक करके कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा आपको। और हमें क्या करना है, स्टार्टिंग में ये जो r वेरिएबल है इस r वेरिएबल की वैल्यू हमें इनिशियलाइज रखनी है 0 से, ठीक है, ताकि जब पहला कैलकुलेशन हो तो r की वैल्यू 0 हो और एक एक करके उसमें डिजिट स्टोर होती जाएंगी और नंबर रिवर्स ऑर्डर में r के अंदर सेव होता जाएगा, ठीक है। तो अभी अगर मैं पहले कैलकुलेशन की बात करता हूं तो फर्स्ट कैलकुलेशन के बाद n की जो मेरी वैल्यू थी वो 123 थी, ठीक है। और मैंने पहले कैलकुलेशन में निकाला रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 123 मॉडुलस 10, यानी कि जो मेरा रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा 3। पहली बार में रिमाइंडर आ जाएगा 3, तो रिमाइंडर की वैल्यू 3 हो जाएगी
उसके बाद जो अगली स्टेप होगी वो क्या होगी, r इज इक्वल टू r इंटू 10 प्लस रिमाइंडर। अब r की जो पहली वैल्यू है वो कितनी है, वो है 0, इंटू मैंने क्या कर दिया 10 प्लस रिमाइंडर की पहली वैल्यू क्या है, वो है 3। तो यहां पर कैलकुलेशन हुआ 0 इंटू 10 प्लस 3, तो 0 इंटू 10 0 प्लस 3 कितना हो जाएगा 3, यानी कि फर्स्ट कैलकुलेशन के बाद r की वैल्यू आ गई 3। हमारे दो स्टेप कंप्लीट हो गए। हमने पहले स्टेप में रिमाइंडर आइडेंटिफाई कर लिया, डिजिट निकाल ली, उसके बाद उसे दूसरे नंबर में स्टोर कर दिया। अब आपको पहले स्टेप में ये लग रहा होगा कि r की वैल्यू तो 0 है, 0 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर 0 ही होना है, तो हमने यहां पर मल्टीप्लाई बाय 10 किया ही क्यों है। अभी थोड़ा सा वेट करिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड स्टेप में दो स्टेप हमने कर लिए हैं। अब हमारा तीसरा स्टेप क्या था, डिजिट आइडेंटिफाई करके दूसरे नंबर में स्टोर करने के बाद उस डिजिट को यहां से रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो हमारा नंबर है उसको 10 से डिवाइड करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसको हम n के अंदर ही ओवरराइट कर देंगे, फिर से स्टोर कर देंगे। तो आप ये देखिए, अगर मेरा जो नंबर है वो 123 है, तो मैंने क्या काम किया, यहां पर 123 को मैंने 10 से डिवाइड किया। अब ये नॉर्मल डिवाइड ऑपरेटर है, तो डिवाइड ऑपरेटर क्या करेगा, ये आपको रिटर्न करेगा क्वोशिएंट, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 12.3, है ना। लेकिन अब आप ये देखिए, जो n वेरिएबल है वो मैं इनिशियली लेके चलूंगा इंटीजर टाइप का। तो अगर n वेरिएबल इंटीजर टाइप का है और 10 जो नंबर है वो भी इंटीजर है, तो प्रोग्रामिंग में क्या होता है, इंटीजर और इंटीजर का जो कैलकुलेशन है उसका रिजल्ट इंटीजर आता है। तो आइडियली इसका जो रिजल्ट आना चाहिए था वो 12.3 आना चाहिए था, लेकिन क्योंकि n भी इंटीजर है और 10 भी इंटीजर है, और जिसमें मैं स्टोर कर रहा हूं यानी n के अंदर इसे ओवरराइट कर रहा हूं, वापस स्टोर कर रहा हूं, तो वो इंटीजर है, इसलिए ये क्या करेगा 0.3 जो है उसको डिस्कार्ड कर देगा, उसको इग्नोर कर देगा, और नंबर क्या रह जाएगा मेरा, राउंड ऑफ होकर के 12 रह जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहां पर राउंड ऑफ नहीं हो रहा है, यहां पर क्या करता है प्रोग्रामिंग में जो कंप्यूटर है वो वैल्यू का जो भी नंबर है उसका इंटीजर पार्ट उठा लेता है, यानी अगर ये 123 की जगह ये 129 भी होता नंबर, तो रिजल्ट आता 12.9, ये तब भी उसको 12 उठाता और 12 स्टोर करता, 0.9 को डिस्कार्ड कर देता, इग्नोर कर देता। ठीक है। तो यहां पर मेरा जो रिजल्ट आ जाएगा पहले कैलकुलेशन के बाद कि वो क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। ठीक है। अब मुझे ये स्टेप परफॉर्म कब तक करने हैं, जब तक मेरा नंबर 0 ना हो जाए। तो अब हम इसे प्रोग्राम से रिलेट कर लेते हैं। तो हमने स्टार्टिंग में क्या किया है, एक इंटीजर टाइप का नंबर लिया है और इसको हमने इनपुट कराया है। इनपुट यानी जैसे जावा में हम करते हैं sc.nextInt, उसके थ्रू हमने रीड कर लिया, स्कैनर के थ्रू रीड करने के बाद हमने क्या किया, एक वेरिएबल ये ले लिया r, जिसके अंदर रिजल्ट आएगा हमारा रिवर्स होकर के। एक वेरिएबल हमारा रिमाइंडर है, तो उसको भी हम डिक्लेयर कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं रिमाइंडर, एक वेरिएबल ले लेते हैं, और अगर किसी और वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी तो हम ले लेंगे अभी और आगे। तो इसको हम कर देते हैं सेमीकोलन लगा करके क्लोज यहां पर। अब हमें क्या करना है, रिपीटेटिवली स्टेप्स परफॉर्म करने हैं, यही 3। तो हम एक लूप लगा देते हैं, और यहां पर हम लोग इस एग्जांपल में यूज कर रहे हैं व्हाइल लूप। कब तक चलाना है लूप, जब तक n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहे या नॉट इक्वल टू 0 रहे। दोनों की कंडीशन ट्रू है, आप दोनों में से कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं। कुल मिलाकर के कंक्लूजन ये है, जब तक नंबर 0 ना हो जाए तब तक ये कैलकुलेशन आपको करते रहना है। ठीक है। और ये 3 स्टेप हमें परफॉर्म करने हैं रिपीटेटिवली। तो ये मैंने लूप के अंदर ये तीनों स्टेप्स डाल दिए। ठीक है। अब मैं आपको एक बार ये कैलकुलेशन करके दिखाता हूं फटाफट। अगर मैं पहली बार स्टार्ट कर रहा हूं फर्स्ट कैलकुलेशन में, n की वैल्यू है 123, 123 इज ग्रेटर देन 0 या 123 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू यहां पर आ जाएगा और पहले स्टेप को परफॉर्म करेगा। क्या करेगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू नंबर यानी कि 123 मॉडुलस 10, जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, r इज इक्वल टू r इंटू 10 प्लस रिमाइंडर, है ना। और पहले कैलकुलेशन में r की वैल्यू है 0, इंटू हम कर रहे हैं 10 और प्लस रिमाइंडर की लास्ट कैलकुलेशन से वैल्यू क्या है 3। कंप्यूटर हमेशा लास्ट कैलकुलेटेड वैल्यू लेता है, तो लास्ट कैलकुलेशन से रिमाइंडर वेरिएबल की वैल्यू है 3, तो ये हो जाएगा 0 इंटू 10 प्लस 3, रिजल्ट आ जाएगा 3। उसके बाद मेरा लास्ट स्टेप क्या है, n इक्वल टू n डिवाइड बाय 10। तो n की वैल्यू कितनी है 123, है ना, डिवाइड करेंगे 10 से तो रिजल्ट कितना आएगा 12.3। और जैसे मैंने अभी आपको बताया n मेरा वेरिएबल इंटीजर है और ये दोनों नंबर भी इंटीजर है, तो इंटीजर का कैलकुलेशन इंटीजर होता है, तो ये क्या करेगा 0.3 को डिस्कार्ड कर देगा और मेरा नंबर ओवरराइट हो जाएगा 12 से। अब क्योंकि कंप्यूटर हमेशा लास्ट कैलकुलेटेड वैल्यू लेता है तो यही सारी वैल्यूज आगे कैरी फॉरवर्ड होगी। अब देखिए ये तीनों स्टेप मैंने एक बार परफॉर्म कर लिए हैं, उसके बाद आ गया मेरा क्लोजिंग ब्रैकेट। जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा कंप्यूटर क्या करेगा, कंप्यूटर ऊपर जाएगा और इस कंडीशन के ऊपर वापस से रिपीट करेगा और इस कंडीशन को फिर से चेक करेगा।
अब कंप्यूटर क्या लेगा, लास्ट कैलकुलेटेड वैल्यू, तो लास्ट कैलकुलेशन से n की जो वैल्यू है वो कितनी है, 12 है। फिर यहां से चेक होगा 12 इज ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन ट्रू है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इस लूप के अंदर चला जाएगा और तीनों स्टेप्स को फिर से रिपीट कर देगा। तो मेरा सेकंड स्टेप स्टार्ट हुआ, सेकंड स्टेप के अंदर जो n की लास्ट कैलकुलेटेड वैल्यू थी वो कितनी थी, 12, है ना। तो यहां पर आएगा मेरा 12 मॉडुलस, पहला स्टेप रिमाइंडर इज इक्वल टू n यानी कि 12 मॉडुलस 10। जब मैं डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। जब आप 10 से 12 को डिवाइड करोगे तो ये एक बार डिवाइड होगा और रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो यहां पर रिमाइंडर आ गया मेरा 2, तो रिमाइंडर वेरिएबल की वैल्यू कितनी हो गई, 2। अगला स्टेप क्या है मेरा, अगला स्टेप है r इज इक्वल टू r इंटू 10 प्लस रिमाइंडर। अब देखो लास्ट कैलकुलेशन से r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू है 3। तो जैसे मैंने बताया था कंप्यूटर हमेशा लास्ट कैलकुलेटेड वैल्यू लेता है, तो लास्ट कैलकुलेशन से वैल्यू 3 थी तो ये कर देगा 3 इंटू 10 प्लस रिमाइंडर वेरिएबल की वैल्यू कितनी है आपकी बार 2, तो ये कर देगा 3 इंटू 10 30 प्लस 2 कितना हो जाएगा 32। होप अब आपको समझ में आ रहा होगा ये 10 क्यों किया, क्योंकि हमें नंबर को 3 से 32 बनाना है और 32 से 320 बनाना है, तभी तो 321 होगा, है ना। ऐसा कोई भी एग्जांपल हो सकता है। अगर मैं यहां पर मल्टीप्लाई बाय 10 ना लेता तो क्या होता उस केस में, ये 3 इंटू 10 करने से 30 की जगह 32 जो बना रहा है उसकी जगह ये क्या करता 3 प्लस 2 कर देता। अगर ये 3 प्लस 2 कर देता तो रिजल्ट क्या हो जाता मेरा 5, जबकि मुझे करना क्या था उसे 32, इसलिए मैंने यहां पर 10 से उसको मल्टीप्लाई, इसीलिए मैंने उसको यहां से 10 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है। अब मेरा लास्ट स्टेप वो क्या है, n इज इक्वल टू n डिवाइड बाय 10। तो n की वैल्यू मेरी कितनी है 12, अगर मैं उसे 10 से डिवाइड करूंगा तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 1.2। अगेन नंबर तो इंटीजर है तो 0.2 डिस्कार्ड हो जाएगा, नंबर क्या रह जाएगा खाली 1 रह जाएगा। फिर से क्लोजिंग ब्रैकेट, फिर से ये ऊपर जाएगा, फिर कंडीशन को चेक करेगा, अब की बार चेक करेगा लास्ट कैलकुलेटेड वैल्यू n की वो कितनी थी 1, और यहां चेक हो जाएगा 1 इज ग्रेटर देन 0। अगर 1 इज ग्रेटर देन 0 चेक होगा तो ये कंडीशन फिर से ट्रू होगी, कंडीशन फिर से ट्रू होगी तो फिर से स्टेटमेंट ब्लॉक के अंदर जाएगा और फिर से यही तीनों स्टेप परफॉर्म करेगा। तो लास्ट कैलकुलेशन में मेरा जो तीसरा और आखिरी कैलकुलेशन है उसमें n की जो वैल्यू है वो कितनी है 1 है ना। तो यहां पर पहला कैलकुलेशन क्या होगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू n यानी कि 1 मॉडुलस 10। जब भी आप किसी छोटे नंबर को किसी बड़े नंबर से डिवाइड करते हो, है ना, जब भी आप किसी छोटे नंबर को जैसे कि 1 को, जैसे कि हमने यहां पर 1 को डिवाइड किया किसी बड़े नंबर 10 से, जब भी आप किसी छोटे नंबर को किसी बड़े नंबर से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर हमेशा छोटा वाला नंबर बचता है। तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा हमारा 1 बच जाएगा यहां पर, तो रिमाइंडर की वैल्यू 1 आ गई। अगला कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, अगला कैलकुलेशन हो जाएगा r इज इक्वल टू r इंटू 10। अब लास्ट कैलकुलेशन से r की वैल्यू कितनी है 32, तो ये हो जाएगा 32 इंटू 10 यानी कि 320 प्लस रिमाइंडर वेरिएबल की वैल्यू कितनी है 1, तो ये हो जाएगा 321, यानी नंबर मेरा रिवर्स हो गया, है ना। अब लास्ट स्टेप परफॉर्म करेंगे, तो लास्ट स्टेप में क्या होगा n इक्वल टू n डिवाइड बाय 10, तो यहां ये करेगा n, यहां ये करेगा n इज इक्वल टू n डिवाइड बाय 10, n यानी कि 1 और डिवाइड बाय 10, तो जब डिवाइड होगा तो रिजल्ट आएगा 0.1, है ना। और 0.1 मेरा फिर से इग्नोर हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा और क्या बच जाएगा सिर्फ 0। तो n की लास्ट कैलकुलेटेड वैल्यू अब हो गई है 0, और जब क्लोजिंग ब्रैकेट से ये ऊपर जाएगा और कंडीशन चेक करेगा तो चेक करेगा 0 इज ग्रेटर देन 0। अब 0 तो 0 से ग्रेटर होता नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। सेम अगर कंडीशन मैंने नॉट इक्वल टू की लगाई होती तो ये हो जाता 0 इज नॉट इक्वल टू 0, बट 0 तो 0 के इक्वल होता है, तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है ना। तो जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ये लूप ब्रेक हो जाएगा, और लूप के ब्रेक होने के बाद हमारे पास जो हमारा रिवर्स नंबर है वो किसके अंदर आ गया है, r वेरिएबल के अंदर आ गया है। हमारा ओरिजिनल नंबर था 123 और रिवर्स होकर के आ गया 321, जिसको हम लोग प्रिंट करा देंगे। तो हम प्रिंट कैसे कराते हैं रिजल्ट को, सॉप स्टेटमेंट के थ्रू, यानी कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्टेटमेंट। तो हम यहां पर प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू प्रिंट करा देंगे और लिख देंगे हमारा जो रिवर्स नंबर है, रिवर्स नंबर इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ r वेरिएबल। ठीक है, होप आप लोगों को ये लॉजिक थोड़ा समझ में आया होगा। तो अब हम हमारे लास्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अभी हमने लॉजिक समझ लिया है, उसे कैसे बिल्ड करना है वो समझ लिया है। अब हम इसे एक बार प्रैक्टिकली होते हुए देख लेते हैं। तो मैं एक बार आपको प्रोग्राम बना करके दिखाता हूं। मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन शेयर करता हूं और वहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि एक नंबर को रिवर्स करने का प्रोग्राम हम लोग जावा में कैसे बनाते हैं। ठीक है,
तो ये है मेरी स्क्रीन। यहां पर मैं एक नई क्लास क्रिएट करने वाला हूं। मैंने क्लास क्रिएट की और क्लास का मैंने सपोज नाम रखा है रिवर्स नंबर। ठीक है, ओके किया मैंने। यहां पर ओके करने के बाद ये मेरा डिफॉल्ट कोड जनरेट हुआ। इस डिफॉल्ट कोड को मैं यहां से हटा देता हूं और मुझे क्या करना है, मुझे एक नंबर इनपुट कराना है ना। अगर मुझे नंबर इनपुट कराना है तो हम जावा में इनपुट कराने के लिए या तो बफर रीडर यूज कर सकते हैं या स्कैनर यूज कर सकते हैं। स्कैनर का स्टेटमेंट छोटा होता है तो हम लोग एक काम करते हैं, इस एग्जांपल में स्कैनर के थ्रू वैल्यू रीड कर लेते हैं। तो स्कैनर क्लास जो होती है उसे यूज करने के लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा पैकेज, कौन सा, यूटिल। तो हम लिखेंगे इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, एंड में लगाएंगे सेमीकोलन। ठीक है, अब इसके अंदर जाकर के हम क्लास के अंदर रिवर्स नंबर नाम की क्लास के अंदर जाकर के हम क्या करेंगे, अपना पूरा मेथड लिखेंगे। मेथड कैसे लिखेंगे, हम लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये मेथड स्टैटिक भी हो सकता है और जरूरी नहीं है स्टैटिक हो, नॉन स्टैटिक मेथड भी बना सकते हैं। फिर हमने क्या किया, ओपन ब्रैकेट किया और इसके अंदर जाकर के हमने कोड लिखना शुरू किया। तो हमने सबसे पहले लिखा यहां पर स्कैनर का ऑब्जेक्ट, हमने बनाया स्कैनर का ऑब्जेक्ट, लिखा स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर और फिर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, देख लेते हैं इसे चला करके, इसमें कोई एरर तो नहीं है, इसमें एरर है। ठीक है, तो स्कैनर में मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी थी, तो ये हमारा स्कैनर का ऑब्जेक्ट बन गया। स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम क्या करेंगे, हम देंगे सबसे पहले स्टॉप स्टेटमेंट। हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन और यहां पर हम बोलते हैं एक यूजर फ्रेंडली स्टेटमेंट दे देते हैं क्योंकि हमें वैल्यू इनपुट करानी है। तो हम यहां लिखते हैं एंटर वन नंबर, कि अब आपको एक नंबर इनपुट कराना है। हम एक वेरिएबल ले लेते हैं इंटीजर टाइप का, नाम रख लेते हैं एन, जैसा कि मैंने एग्जांपल में बताया था पहले। और मैंने यहां बोला एन इज इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट इंट। ये हमारा स्कैनर के थ्रू इंटीजर वैल्यू को रीड करने का सिंटैक्स होता है। वैल्यू हमारी इनपुट हो जाएगी। वैल्यू इनपुट होने के बाद हमें क्या करना है, जो वेरिएबल्स हम यूज करने वाले हैं उनको हम डिक्लेयर कर लेते हैं। तो एक वेरिएबल हमें चाहिए था रिमाइंडर के लिए, हमने एक वेरिएबल ले लिया रिमाइंडर, और एक रिवर्स के लिए वेरिएबल ले लिया हमने आर, जिसकी इनिशियल वैल्यू हमें रखी थी 0, तो हमने यहां पर भी रख दी 0। अब हमें क्या करना है, अब हमें लूप स्टार्ट करना है। तो हमने यहां पर लिखा वाइल, वाइल के अंदर हम लिखेंगे n इज ग्रेटर देन 0, यानी ये लूप कब तक चलेगा, जब तक n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगी, या जैसे मैंने बताया था नॉट इक्वल टू 0, वो कंडीशन भी ठीक है, वो भी लगा सकते हैं। अब हम लोग हमारे जो प्रोग्रामेटिकल स्टेटमेंट है जो हमने पहले समझे थे वो लिख देते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या था, डिजिट आइडेंटिफाई करने वाला। तो हम यहां लिखेंगे रिमाइंडर, रिमाइंडर इज इक्वल टू जो भी नंबर है उस नंबर को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 10 से और रिमाइंडर निकाल लेते हैं। रिमाइंडर आ जाएगा रिमाइंडर वेरिएबल के अंदर। फिर क्या करेंगे, r इज इक्वल टू हमने लिखा था r इंटू 10 प्लस क्या लिखा था, रिमाइंडर वेरिएबल। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था, डिजिट को रिमूव करने का लास्ट स्टेप था n इक्वल टू n डिवाइड बाय 10, है ना, डिवाइड बाय 10। ठीक है, तो ये मैंने पूरा लॉजिक बिल्ड कर लिया है और जब मेरा रिजल्ट आएगा तो उसको मैं प्रिंट कराऊंगा। तो मैं यहां फिर से लिख देता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, है ना। प्रिंट स्टेटमेंट भी दो तरीके का होता है, प्रिंट और प्रिंट एलन। तो ये प्रिंट एलन क्या करता है, हर बार नई लाइन में प्रिंट करता है। तो मैं यहां लिख देता हूं रिजल्ट में रिवर्स नंबर इज इक्वल्स टू, किसके अंदर है रिजल्ट, आर वेरिएबल के अंदर है। तो मैंने आर वेरिएबल प्रिंट करा दिया और एंड में लगा दिया सेमीकोलन। मेथड ऑलरेडी क्लोज्ड है, क्लास ऑलरेडी क्लोज्ड है। एक बार इसे कंपाइल करके देखते हैं, इसमें कोई सिंटैक्स एरर नहीं है। ठीक है, सिंटैक्स एरर नहीं है, यानी मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली चलने वाला है। अब मैं इसे क्लोज करके राइट क्लिक करता हूं क्लास के ऊपर और मैं मेन मेथड को कॉल करता हूं। जैसे ही मैं मेन मेथड कॉल करूंगा, सबसे पहला स्टेटमेंट क्या था, एंटर वन नंबर। कंप्यूटर मुझसे एक नंबर मांग रहा है। मैंने एग्जांपल में लिया था नंबर 1 2 3 यानी 123 और इसका रिवर्स नंबर क्या आ रहा था, 321। तो इसने वही स्टेप्स परफॉर्म किए और उस नंबर को रिवर्स कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि ये प्रोग्राम सिर्फ 123 को ही रिवर्स करने वाला है, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। हम कोई भी एक रैंडम नंबर लेके देख लेते हैं, 3 डिजिट की जगह 4 डिजिट का नंबर लेके देख लेते हैं। सपोज नंबर ले लिया मैंने 2367, ओके, और इसे मैंने रिवर्स किया तो क्या हो गया 7632। ठीक है, तो ये हमारा लॉजिक एक जेनरिक लॉजिक है जो कि किसी भी इंटीजर टाइप के नंबर को रिवर्स करके हमें रिटर्न कर देगा। होप आप लोगों को समझ में आया होगा।
अगर आप लोगों को समझ में आया हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।